Hello students, now I am going to start our new chapter acids, bases and salts। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करेंगे। तो पहले ये समझेंगे कि एसिड है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं एसिड क्या है, एसिड्स हैं क्या। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार होना। एसिड्स क्या है, ध्यान से मेरी बात समझो। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which contain hydrogen atom. Acids are the substances which contain hydrogen atom and when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion। मतलब एसिड वो सब्सटेंस है जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम होगा और जिनको हम जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। अब एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है? क्या सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड्स होते हैं? तो इन सारी बातों का जवाब आपको धीरे धीरे करके मिलेगा। इसमें टाइप्स ऑफ एसिड बताया जाएगा और उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से देखने वाले हैं। ओके, तो चलो एसिड स्टार्ट करते हैं। पहले एसिड को एक बार आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। देखो कोई भी एसिड है, जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, मैंने नाइट्रिक एसिड लिख दिया, मैंने फास्फोरिक एसिड लिख दिया, कोई भी एसिटिक एसिड लिख दिया। कोई भी एसिड अगर हम लिख दें तो एक चीज देखो, सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है। तो मतलब एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन वो एसिड तब कहलाएगा जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दे। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O+। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा केमिकल बॉन्डिंग, और वहां पे मैं बताऊंगा कि हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। फिलहाल आप ये जान लो कि H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। कैसे बनता है मैं बताता हूं। तो पहले आप डेफिनेशन पे फोकस करिए। एसिड्स क्या है? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम and when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion। ओके, नोट कर लिया। अब देखो एग्जांपल में आप ये सब लिख लीजिएगा। एग्जांपल में ये सब लिख लीजिएगा, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, CH3COOH। ओके, सबका जो है नाम नोट कर सकते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है। ओके, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना एग्जांपल में। चलो अब जरा हम लोग देखते हैं। मैंने तो बोल दिया कि भाई एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है इस चीज को समझाने जा रहा हूं, और जितनी चीजें मैं बोलता जा रहा हूं आप सीक्वेंस से कॉपी में नोट करते जाइएगा, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके, चलो देखो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है इसकी बात करते हैं। ध्यान देखो, कोई भी एसिड है वाटर में डिसॉल्व करने पे वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा भाई? एसिड है, जैसे ही पानी में डालोगे वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा H+ और OH- में। तो ये जो H+ यानी हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये है फॉर्मेशन, और ये चीज मेटल नॉन मेटल चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में मैं इसको बताऊंगा कैसे ये बनता है। तो चलो ये बात तो हो गया कि ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है हमारा? हाइड्रोनियम आयन। चलो अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, एक एक करके देखते जाइए। चलिए पहले देखते हैं HCl की बात करते हैं। ये HCl है,
जैसे ही इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या होगा, ध्यान से बता रहा हूं, मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही नोट करिएगा। ये जो आपका H+ है, ये HCl जो है, ये जैसे ही वाटर में डालोगे H+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा, H+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और ये H+ और वाटर का अदर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। तो देखो, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब ये जो Cl- था जो ब्रेक होने के बाद निकला था, वो भी यहां पे आ जाएगा। तो कोई भी एसिड है वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि देखो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसकी भी चर्चा हम करेंगे बाद में, जब एसिडिक बिहेवियर बताऊंगा तो वहां ये सारी चर्चा की जाएगी कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो क्यों करता है, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। इस सब को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिलहाल तो आपने देखा कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ। अब देखो एक और देख लो, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में इसको डिसॉल्व कराओ, तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो मैं आपको बता दूं ये पहले H+ और SSO4- में टूटेगा, और ये H+ और H2 H3O+ बनाएगा, फिर ये फर्दर ब्रेक होगा H+ में और SO4- में, फिर एक H+ और H2O दूसरा मिलकर के एक और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो ये मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, बस ये समझो कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल का ले लो और यहाँ 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ में सल्फेट आयन भी होगा। अब देखो, जनरली इसको ऐसे समझना हो तो शॉर्टकट में मैकेनिज्म जाने से पहले इसको शॉर्टकट में समझो। ये 2H+ आयन होगा और ये SO4 2-, तो ये 2H+ और 2H2 मिलाकर के 2 हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, ये मिलकर के 2 हाइड्रोनियम आयन बना लिए और सल्फेट आयन भी सॉल्यूशन में आ जाएगा। ऐसे ही जो है फास्फोरिक एसिड का भी लिख सकते हो, जैसे H3PO4 है, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, नीचे लिख लेना मन करे तो, और वाटर से इसको जोड़ो तो ये टूटेगा तो 3 हाइड्रोजन आयन निकलेगा और 3 मॉलिक्यूल वाटर का लेकर के 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, और फास्फेट आयन भी फ्री हो चुका है। तो ये है, तो देखो ध्यान से, acids are the substances which contain hydrogen atom and when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion। तो ये इंट्रोडक्शन था एसिड का, इसको नोट करिए, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई एसिड कितने तरह के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक एसिड है जिसको हम लोग मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, थर्ड है ऑक्सी एसिड, फोर्थ है हाइड्रा एसिड, फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सिक्स है वीक एसिड। एग्जांपल सारे एसिड का यहाँ पे बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपको सिंपली लर्न करना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या है। ओके रेडी, ऑर्गेनिक एसिड कॉपी पे लेके तैयार जाओ। The acids which are derived from plants and animals are called organic acid। यानी वो एसिड जो प्लांट और एनिमल से डिराइव किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला है HCOOH। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड? सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इज एंट या फिर बीज, मधुमक्खी। तो ये एनिमल है जिसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो ये भाई एनिमल से डिराइव हो गया, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड हुआ। एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर, फॉर्मूला है CH3COOH। अब विनेगर है क्या? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। लैक्टिक एसिड क्या होता है? मिल्क से पाया जाता है, जो कच्चे दूध होते हैं इसमें लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फूड स्टफ्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। भाई ऑक्जेलिक एसिड क्या है?
ऑक्जेलिक एसिड क्या है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी समझते हो ना, कैबेज, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये कहीं पे अगर आपको बॉडी में कहीं किडनी स्टोन हो जाए तो डॉक्टर ऐसे फलों, ऐसे सब्जियों को खाने से मना कर देता है कि जिसमें ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। तो उस समय तो ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स आप कैबेज नोट करना, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड यूरिन से मिलता है, यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड भी आता है। ये भी जो हड्डी के डॉक्टर्स होते हैं कभी ये यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं कि हड्डियों में कोई प्रॉब्लम पता लगाने के लिए, और उसके हिसाब से आपको दवा एडवाइस करते हैं। तो यूरिक एसिड आपके यूरिन से मिलता है। टार्टरिक एसिड भाई ये भी टमाटर से मिल जाएगा, टोमेटो लिख दो, सोर्स ऑफ इसका सोर्स लिख देना। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तो द एसिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, द एसिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, इसको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड। तो मैंने आपको एसिड की डेफिनेशन में बताया था कि भाई एसिड का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन हो। तो अगर ऑक्सी एसिड है तो ऑक्सीजन भी हो साथ में, इसका मतलब ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा, वो सारे एसिड क्या कहलाएंगे? ऑक्सी एसिड कहलाएंगे। तो द एसिड्स व्हिच कंटेन hydrogen and the acids which contain oxygen, the acids which contain oxygen along with hydrogen is called oxy acids। तो देखो यहाँ पे H2SO4 लिखा है, HNO3 लिखा है, CH3COOH लिखा है, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको वैल्यू देता हूं, इसका नाम H2CO3 को बोलते हैं क्या? कार्बोनिक एसिड। फिर है COOH का होल ट्वाइस, जिसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। H2C2O4 इस फॉर्म में लिखो या COOH का होल ट्वाइस लिख दो, बात एक ही है। फिर H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। तो इस सारे एसिड में ध्यान से अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको ऑक्सी एसिड भी बोला जाता है। अब हाइड्रा एसिड की बात करते हैं। तो हाइड्रा एसिड क्या है कि भाई देखो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। तो ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा उसको बोल देना हाइड्रा एसिड्स। तो डेफिनेशन लिख लो, द एसिड्स व्हिच कंटेन ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन, द एसिड्स व्हिच कंटेन ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन along with hydrogen is called हाइड्रा एसिड। तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के अगर कोई दूसरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा तो वो क्या है? हाइड्रा एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, HI मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड। ओके, अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। भाई देखो, अगर किसी एसिड को हम वाटर में डालें तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जितना मॉलिक्यूल आपने एसिड का डाला सारा का सारा डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाए। हो सकता है 100 मॉलिक्यूल में से 90 ही डिसोसिएट हो रहे हों। तो आपको मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन आप क्लास 10th में कैसे लिखोगे? द एसिड्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट और आयोनाइज, द एसिड्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट और आयोनाइज in a moderately aqueous solution, in a moderately aqueous solution is and produces high concentration of hydronium ion is called strong acids. The acids which are almost completely dissociate or ionize in a moderately aqueous solution and produces high concentration of hydronium ion is called strong acid. एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब हम वीक एसिड की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही बोल दो डेफिनेशन, द एसिड्स व्हिच आर पार्शियली डिसोसिएट इन मॉडरेटरी एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस, अब की बार क्या? लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन is called weak acid। तो ये एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया जिसको H2C2O4 लिखा हुआ, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये आपके वीक एसिड हो गए। तो आपसे एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कैसे पूछेगा
एक ऐसा एसिड बताओ जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो और ऑक्सी भी हो। तो देखो H2SO4 और HNO3 ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और क्या है साथ में जो है ऑक्सी एसिड भी है। कोई ऐसा एसिड पूछ लेगा एग्जाम में जो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो और इनऑर्गेनिक भी हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो यहां से, इनऑर्गेनिक भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो ऐसे ही एग्जाम में घुमा घुमा के पूछेगा। अब आपसे पूछ लिया कोई ऐसा एसिड बताओ जो वीक भी हो और क्या ऑर्गेनिक भी हो। तो देख लो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सब इसमें आपको मिल जाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड यहाँ है, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देना H2C2O4, ओके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको बढ़िया से एक एक सारे डेफिनेशन लिखने हैं, सारे एग्जाम्पल सबके लिखने हैं और जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। और मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं, ढंग से नोट करो, ओके, जल्दी करो। हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये पीएच वैल्यू क्या है, पीएच स्केल क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है। ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। मैंने इसमें कलर वगैरह की बात नहीं करी है क्योंकि पर्टिकुलर पीएच पे एक पर्टिकुलर कलर आता है, उसके बारे में इंडिकेटर में बात कर लेंगे थोड़ा सा। फिलहाल हम लोग पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच वैल्यू है क्या। तो ध्यान से इस चीज को आप नोट करिएगा, हेडिंग डाल करके पीएच वैल्यू हेडिंग डालिएगा। पीएच वैल्यू क्या है इसको मैं समझा रहा हूं, समझो। पीएच वैल्यू इज डिफाइंड एज, pH value is defined as the negative, ध्यान दे रहे हो, pH value is defined as the negative logarithmic of hydrogen ion concentration। भाई ये आपका है हाइड्रोजन आयन, और अगर यहां पे हमने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया तो समझ लेना इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ओके। तो अब इसको पूरा आप नोट कर लीजिएगा। पीएच वैल्यू क्या है आपके सामने है, पीएच वैल्यू इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है और जैसे ही उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, ओके। एक बात ध्यान से सोचो कि जैसे ही आप, पहले बात ध्यान समझो, जैसे ही आप एसिड को वाटर में डालोगे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिटेल में भी ना जाओ, सिर्फ ऐसा समझो कि जैसे ही एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयन में और रिस्पेक्टिव एनायन में टूटेगा। यानी कि HCl को वाटर में डालोगे तो H+ में और Cl- में टूट जाएगा। H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो 2H+ और SO4 2- में टूटेगा। तो कुल मिला करके वो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा। तो वो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है तो हम पीएच वैल्यू को उसी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे नीचे नोट में भी लिख सकते हैं कि पीएच वैल्यू इज यूज्ड टू मेजर द सॉल्यूशन ऑफ pH value is used to measure the concentration of hydrogen ion। तो pH वैल्यू का यूज हम करते हैं कि भाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ही ये बताएगा कि भाई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। तो अभी हम देखते हैं। तो ये तो डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। अब हम पीएच स्केल की बात करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की भाई एसिडिटी या फिर बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है, उसको पता करने के लिए पूरे पीएच स्केल को 14 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 1 से लेकर के हमने 14 तक यहाँ लिखा हुआ है। 0 से स्टार्ट किया है, 0 से 1 और यहाँ लिखा है 1, 1 से 2 यहाँ लिखा है 2। तो ऐसे ही हम बनाते हुए चले गए हैं पीएच स्केल को। आप इसको ढंग से बनाएगा, मैंने भी ढंग से ही बनाया है, स्केल का यूज किया तो तुम भी स्केल का यूज कर लेना। ओके चलो ठीक है। तो इसमें आप देखिए
मैं बता रहा हूं इस चार्ट को ही केवल आपको बनाना है और चीजों को मैं समझा रहा हूं उसको समझो। पूरे पीएच स्केल को 14 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने इन बॉक्स में, नीचे वाले जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें पीएच वैल्यू को लिख दिया है और ऊपर वाले बॉक्स में मैंने हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को लिख दिया है। अभी यूनिट की बात नहीं करो क्योंकि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, अब ये 11-12 की बातें हैं, सिंपल सी बातें समझो। क्लास 10th में सीबीएसई में कितना दिया है उसके बारे में बताता हूं कि आप ढंग से समझ जाओगे आराम से। अब देखो, अब जैसे मान लो, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो समझ लेना सॉल्यूशन कैसा होगा, अब एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ये भी बताता हूं, अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक भी है, मतलब जनरली 0 से 3 तक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कब स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, कब वीक एसिडिक होगा। भाई 0 से 3 तक या 4 तक पीएच है तो एसिड सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं इंडिकेटर में बात करूंगा तो बात करेंगे वहां पे। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। यानी कि फॉर एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, जो पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 7। ये तुम्हारे काम की बात है, बोर्ड में पूछेगा। दूसरी बात, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 14 के बीच में है तो इसका मतलब 7 से अगर बड़ा है, क्योंकि 14 तक ही लास्ट है, तो अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से लेकर के कहां तक होगी, 7 से लेकर के आपका 14 के बीच में होगा। इसका मतलब 7 से ज्यादा, इसका मतलब फॉर बेसिक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से ज्यादा होगी। ढंग से समझ में आ रहा ना, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। अच्छा, ये भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये भाई यहां पे थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा यहीं से निकाल लेते हैं इनको, चलो ठीक है यहीं से निकाल लेते हैं, यहां तक रखो इनको। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है, बॉक्स को सीधे मैं नीचे आया हूं, लेके आया हूं, समझ लेना इसको। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। मैं लिखना भूल गया था, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। अच्छा, तो इसका मतलब फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7, एग्जैक्टली 7 के बराबर होगी। अब ये जो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 7 तक ही होगी, 7 एग्जैक्टली होगी, क्योंकि 14 तक ही सब डिवाइडेड है, इसी के अंदर सारा खेल इसी में चल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बहुत ढंग से समझ लेना, कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है, अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच वैल्यू 7 हो गई। इसका मतलब यह है कि अब की बार हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर जो है यहां पे अगर पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दोनों सेम होंगे और दोनों की वैल्यू 10⁻⁷ होगी। मैं इस पर नहीं जाने वाला हूं, मैं तुमको ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा कि तुमको कंफ्यूजन होने लगे, लेकिन सिंपल सी बात तो तुमको मैं जरूर अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। देखो, अगर पीएच वैल्यू 1 है, तुमसे कोई पूछेगा कि भाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, सीधे बोलना 10⁻⁻⁴। अगर पीएच वैल्यू 3 है, तुमसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, सीधे बोलना 10⁻⁻3। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कोई पूछेगा तो कितना होगा, 10⁻⁷।
पीएच वैल्यू अगर 14 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर -14। तो ये सिंपल सी बात है जिसको आपको बता दूं। अब तुम कहोगे कि सर ने डेफिनेशन बताया कि पीएच वैल्यू इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इस फार्मूले का यूज कैसे करें? भाई मेरे इस फार्मूले से भी ये हम अगर हमको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता हो तो हम पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो, तुमको पता नहीं है लॉग के बारे में भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग को लॉग अभी नहीं पढ़ाया गया है, 11th में जान जाओगे। फिर भी मैं जो बच्चे थोड़ा जागरूक हैं और थोड़ा बहुत अच्छे से सोचते हैं कि हमको तो मालूम चल जाए, उनके लिए थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दे दिया 10 टू द पावर -3, तो अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 है तो तुम तपाक से बोलोगे भैया पीएच वैल्यू है सॉरी कितनी है 3 है। तो लेकिन हम अब आप तुम कहोगे कि सर इस फार्मूले से हमको निकाल के दिखा दो आप, तो भाई निकाल के दिखा देंगे, लेकिन अभी तुम जो है इसको नहीं समझ पाओगे। अब देखो मैंने माइनस लगाया, यहाँ लिखा लॉग और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की जगह पे लिखा 10 टू द पावर -3। अब अगर तुमको ये पता होता कि log m टू द पावर n की वैल्यू होती है n log m, तो तुम कहते भाई माइनस यहाँ है ही और n के जगह पे क्या है -3 है, तो यहाँ -3 आएगा और log 10 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 3 हो गया और log 10 की वैल्यू होती है कितनी, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू देखो पीएच वैल्यू 3 आ गई, 10 टू द पावर -3 अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है तो पीएच वैल्यू 3 आ गई। लेकिन मैं तुमको यहाँ नहीं लेके जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बोर्ड पे फोकस करो, तुम्हें बोर्ड को अपने ध्यान रखना है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि हमें बेहतरीन करना है। और भाई कुछ लोग तो वैसे गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हिम्मत करते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, कहीं कहीं तो फंसोगे ही। अरे हम भी तो कभी कभी कैलकुलेशन में फंस ही जाते हैं, कहीं प्लस माइनस का गलती हो गया, तो ये होता है। तो इसको सोच करके कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। ईगल वाली कहानी याद है ना, बिल्कुल वैसे, बस हमें आकाश में ऊंचा उड़ना है, अपना काम करते हुए चले जाना है। तो ये था पीएच वैल्यू की कहानी, पीएच स्केल की कहानी। मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। इसको ढंग से नोट करो। तो तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करो, चैनल को प्रमोट भी करो भाई, वीडियो लाइक कर दिया करो, अच्छा लगे कोई चीज़ तो कम से कम लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू।